नमस्कार दोस्तों, आज मैं विकसित भारत के 4 पिलर कौन कौन हैं उसी के बारे में बता रहा हूं। क्योंकि आजकल ज़ोर शोर से माननीय प्रधानमंत्री जी और जो बीजेपी के जो माननीय लीडर हैं वो बता रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाएंगे। जो अभी 23 ईयर्स बाकी हैं, 23 साल बाकी हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विकसित भारत के 4 पिलर होते हैं। उससे पहला विधि का शासन, मजबूत शासक, लोकतांत्रिक संस्था और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व। जो विकसित भारत के जो 4 पिलर हैं, 4 जो मूल स्तंभ हैं। तो आज आप देख लीजिए, जो पहला मैं विधि का शासन बोला हूँ। विधि का शासन के मतलब होता है कि शासन के समक्ष देश के सभी नागरिक समान हो, मैंने कोई भेदभाव नहीं हो। लेकिन आज कहीं भी आप देख लें कि कहीं भी देश में विधि का शासन स्थापित नहीं हो। यहाँ तक कि आप 2020 में जब CA NRC को लेकर के दिल्ली में दंगे हुए, तो एक तरफा तरीके से खास करके इनके जो सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर के स्टेटमेंट के बाद जो देश के गद्दारों को मारो गोली साले को, लेकिन कितना बड़े पैमाने पर दंगा भड़का, ये किसी छिपी हुई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं विधि के शासन को उपेक्षा करता है, विधि के शासन को ध्वस्त करता है। इस तरह से और भी हिंदू मुस्लिम लेकर के, चाहे जिस संप्रदाय में जाति संप्रदाय को लेकर के किसी का हथरस में रेप किया जाता है और लड़की की डेथ भी होती है, लेकिन वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन उसके माँ बाप को उनके अंतिम दाह संस्कार में भी नहीं मिलने दिया जाता है। अवंता जो रेपिस्ट थे उनको संरक्षण दिया जाता है। इतना ही नहीं, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घटना हो, ये सब कहीं ना कहीं विधि के शासन को उल्लंघन करता है। दूसरा पॉइंट जो आता है, मजबूत शासक। देश में कितना मजबूत शासक आज है वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इधर आपका चीन पिछले 2017 ईस्वी से ही भारत को चुनौती दे रहा है और लद्दाख डोकलाम के इलाका में वो घुसा हुआ है। अभी तक वो बाहर उससे नहीं निकला है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि विधि के शासन का किस तरह से उल्लंघन हो रहा है। लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व या फिर जो मजबूत शासक को जो मैंने अभी बोला, किस तरह से आज देश का शासक कमज़ोर है, कि ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। खास करके जो अभी जो मालदीव का जो रिलेशन ख़राब हुआ है, जो छोटी सी देश है वो चाइना के गोद में चला गया है। यहाँ तक कि वो जो भी भारतीय सैनिक थे उसको वापस भेजने की बात की है और मई 2024 तक वो वापस भेज भी देगा। इतना ही नहीं, वो भारत के विरोध, भारत के खिलाफ स्टेटमेंट भी दे रहा है। जो मौजूद राष्ट्रपति हैं वो सब लोग जानते हैं। लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि जनता के प्रति उत्तरदायी होना। शासक देश की जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता के सुख दुख में भागीदारी करे। लेकिन सबसे पहले चीज़, जैसे ही ये सत्ता में आए, 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन करते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती है। जनता रोजी रोटी के लिए तराही हो जाते हैं। सारा पैसा, इनका धन जो जमा पूंजी था वो बर्बाद हो जाता है। एक कहावत भी है कि बुढ़ापा में जमा धन ही काम देता है। लेकिन बुढ़ापा में इनका जमा धन सब बर्बाद हो गया और अंततः भूखमरी के कगार पे या बीमारी के में इलाज के कारण उनकी डेथ होती है। तो शासक लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को भी निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो उच्च GST का जो कॉन्सेप्ट लाया गया, उसके कारण जो छोटे मोटे कारोबारी थे वो सब बर्बाद हो गए। क्योंकि ये कैपिटलिस्ट सरकार है, इन्होंने कैपिटलिस्ट को हितों की रक्षा करने के लिए ऐसा GST बनाया कि अडानी जैसे बिजनेसमैन आगे बढ़े, और ये हुआ भी। उसके बाद 2020 में जब असमय लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो सारा रोजी रोजगार लोगों का ख़त्म हो जाता है। माइग्रेटेड लेबर मरते हैं और हंगर फिल्म की स्थिति बन जाती है कि भूख से लोग तड़पते हैं। और इस खाने के चक्कर में लोग पैदल यात्रा करते हैं और पैदल में ही इनको एक्सीडेंट से या भूखमरी के कारण मृत्यु हो जाती है। इस तरह से लोक उत्तरदायित्व को भी
ये शासक ने नहीं निभाया। और जो शासक का जो सबसे बड़ा दायित्व होता है कि रोजगार को सृजन करना, नौकरियां देना, लेकिन जब से ये इनकी शासन आई है, लोगों को 10 साल में कितने नौकरी मिली है। जो युवा 2014-15 में 18 साल की सिचुएशन इस उम्र में पहुंच गए थे, आज ये अगर 28 साल के 29 साल की उम्र में पहुंचते हैं, उनको अगर नौकरी नहीं मिलती तो उनकी क्या हालत होगी। लोग पढ़ना ही बंद कर दिए। जब पढ़ेंगे नहीं तो उनका मानसिक विकास नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कोई काम करता है तो उसे उम्मीद होती है इस काम से मुझे कुछ मिलेगा, कुछ आगे सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी, परिवार मजबूत होगा, परिवार की सिक्योरिटी बढ़ेगी। लेकिन ऐसे युवकों को जो जीवन था वो बर्बाद हो चुका है। तो इन्होंने लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व भी नहीं निभाया। अब मैं आता हूँ लोकतांत्रिक संस्था। लोकतांत्रिक संस्था मतलब है कि जो लोकतंत्र की जो संस्था है उस पर लोगों को विश्वास हो। लेकिन आज के डेट में जो ईडी का जो कार्यप्रणाली है या सीबीआई के कार्यप्रणाली है या इस तरह के जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनके कार्यप्रणाली पर दिन प्रतिदिन हस्तक्षेप हो रहा है, जिसके कारण लोगों को अविश्वास बढ़ा है। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन ऐसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उंगली उठाई है और प्रश्न किया है कि ईडी का जो कार्यप्रणाली है वो संदेहास्पद है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी डायरेक्शन दिया कि जो भी ईडी किसी पर कार्रवाई करे तो लिखित रूप में दे। इसका आज आप देख लें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं, आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। तो ऐसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास होने का मतलब है कि जनता भी सुरक्षित नहीं है। जब देश के लोकतांत्रिक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता की क्या हाल होगी। और ख़ास करके ये सब हथकंडे जब इलेक्शन आया तभी क्यों उठाया गया, क्योंकि इनको लगा कि अगर इस तरह के प्रचलित जो लीडर हैं, एक आदिवासी लीडर और एक जो गरीबों के मसीहा दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा जाता है, जिन्होंने विगत कई वर्षों से गरीबों के लिए फ्री बिजली, फ्री पानी और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा किए हुए हैं, तो इनकी लोकप्रियता से ये जो बीजेपी वाले लोगों को डर पैदा हो गया। और इनको लगा कि अगर इन लोग के मैं अरेस्ट कर लूँ तो ये जनता में संदेश जाएगा कि बहुत ये जो बीजेपी की जो शासन है या सरकार है भ्रष्टाचार मुक्त है और अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जो इनके इलेक्शन बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, इनका पोल खोल दिया कि कितने बड़े करप्ट ये सरकार है। तो इस तरह से देखा जाए कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं भी किस तरह से ध्वस्त हो रहे हैं। तो अगर इस तरह की ये जो समस्याएं रहेंगे, जो लोकतंत्र के 4 पिलर माने जाते हैं, वो ध्वस्त हो रहे हैं, तो कैसे फिर ये विकसित भारत बनाएंगे, ये इनका जवाब देंगे। तो मैं इस पर एक शेर कहना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बने या न बने, एक विकसित राष्ट्र बनना चाहिए और हम रहे या न रहें, हमारा हिंदुस्तान रहना चाहिए। और यह शेर तभी सही कहा जाएगा या सही गुणों को प्रतिलक्षित करेगा जब ये चारों पिलर या चारों जो स्तंभ हैं विकसित भारत के, वो सही सलामत रहें। ये किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और ये रोज़ रोज़ हल्ला करने से, डंका पीटने से नहीं होगा कि मैं 2047 तक विकसित भारत बना दूंगा, आप नहीं बना दीजिएगा। ये खुद बन जाएगा अगर ये लोकतांत्रिक संस्थाएं और ये जो 4 पिलर विधि के शासन है, मजबूत शासक, लोक उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक संस्थाएं अगर मजबूत होगा तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन लोग कहते हैं कि कोई माई के लाल मोदी को नहीं हरा सकता है। तो मैं कहता हूं कि विकसित भारत को भी बनने से कोई भी जो इस तरह के तानाशाही भाषण देते हैं वो कोई भी नहीं रोक सकता है, बशर्ते कि ये सब मिल करके, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, चाहे बीजेपी को हो, चाहे कांग्रेस के हों, या जो भी क्षेत्रीय दल के पार्टी हैं, जिसकी भी सरकार बने, अगर इस संस्थाओं को मजबूत कर दें तो भारत अपने आप विकसित बन जाएगा। तो इसी पर एक से राव मैं कहना चाहता हूँ, विकसित होता राष्ट्र हमारा, रंग लाती कुर्बानी है, फख्र से अपना परिचय देते हम सारे हिंदुस्तानी।
यहाँ पे न हिंदू मुस्लिम करने की ज़रूरत है, न सिख ईसाई करने की ज़रूरत है। बस अपने फ़ख्र से, स्वाभिमान से ये सिर्फ कहें हम सब हिंदुस्तानी हैं और इस देश को विकसित भारत बनाना है, और इस देश के जो विकसित भारत के 4 पिलर हैं उसको मजबूत बनाना है। तो मैं कहता हूँ कि भारत अपने आप विकसित बन जाएगी, और 2047 क्या हो सकता है कि 2030 भी तक भी बन जाए, बशर्ते कि कोई भी काम में डेडिकेशन होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, संविधान में विश्वास होना चाहिए, संस्था में विश्वास होना चाहिए। थैंक यू।